हमारे यहाँ मसला ये है कि शहबाज शरीफ साहब, आपको पता है कि 16 अक्टूबर को एक पीडीएम का जलसा होता है फैसलाबाद में, जिसपे हमने बात भी की थी। उसमें एक जो हमारा फौज एक इदारा है उनके सरबराह के खिलाफ जो है वो नारे लगते हैं। उसके बाद शहबाज शरीफ क्या करते हैं, शहबाज शरीफ कहते हैं कि उनका तो पार्टी से ताल्लुक ही कोई नहीं है। फिर हमने बताया कि वो तो नून लीग से उनका ताल्लुक है। उसके बाद क्या हुआ कि शहबाज शरीफ साहब, उसके बाद उस शख्स ने, उस ओहदेदार ने, उसने कहा मुझे इस्तेमाल किया गया, मुझे कैप्टन सफदर ने कहा कि नारे लगवाओ, और मैंने तो उनके कहने पे नारे लगवाए थे, और मैं नून लीग छोड़ रहा हूँ। और नून लीग के कारकुनान को भी कहता हूँ कि मत इनके कहने पे ये काम करो, कौमी इदारों के खिलाफ, कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मत ये काम करो, ये आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद फिर फैसला होता है कि अब शहबाज शरीफ खुद के मामला देखेंगे, और मरियम को पीडीएम के डीजी खान के जलसे में जाने से रोक दिया गया। उनको रोकने की 3 वजूहात थी। पहली वजह यही थी कि इस तरह से जो नारे लगाए गए उसके ऊपर नून लीग के अंदर से बहुत रिएक्शन आया। दूसरी उसकी वजह यह थी कि मरियम साहब ने जो ट्वीट किया था, एक भारतीय लॉबी वाला जो ट्वीट था कि 2019 के एक मैच में भारतीय लॉबी ने पाकिस्तान के खिलाफ जो एक वहां पे बैनर लहराया गया, जस्टिस फॉर बलूचिस्तान, और जस्टिस फॉर बलूचिस्तान का मतलब यह है कि बलूचिस्तान को आजाद किया जाए, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए, बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। और भारत ओपनली एतराफ सदीक जान साहब, वैसे वो ट्वीट बड़ा ही है, मतलब बहुत ही हैरानकुन काम उन्होंने किया है, तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। लेकिन क्या मरियम नवाज साहबा को भी शायद नहीं पता था कि ये एक पुराने मैच में ये एक वहां पर भारतीय लॉबी ने वहां पर खर्चा करके ये बैनर लहराया है, और उन्हें इसकी संगीनी का ही अंदाजा नहीं है। एक कौमी लेवल की अपने आप को वो लीडर कहती हैं, और इन्हें संगीनी का ही अंदाजा नहीं हुआ, उन्होंने ये ट्वीट कर दिया। मैं सिर्फ आखिर में ये बताता चलूं कि वो ये फ्रस्ट्रेशन में करती हैं। जब उसने रिजाइन किया अब्दुल माजिद मुआज ने, तो उसके फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ये ट्वीट किया। और इस पे मैं आपको बताता चलूं कि मेरे जराए ये बताते हैं कि इतना रिएक्शन तहरीक इंसाफ की तरफ से नहीं आया जितना इस बार रिएक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून के अंदर से आया। और मुझे ये बताया गया कि ऐसे लगा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर जल्जला आ गया है, बहुत सख्त रिएक्शन आया, बहुत, और लंदन तक इसका रिएक्शन गया, और फिर उनको ये ट्वीट जो है डिलीट करना पड़ा। और तीसरी वजह यह है कि शहबाज शरीफ कहते हैं कि अब हमें, क्योंकि इलेक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हम अपने प्रोग्राम में पहले ये स्टोरी दे चुके हैं कि नून लीग के अरकान इनको डेडलाइन दे चुके हैं 31 दिसंबर की, तब तक इन्होंने फैसला करना है क्या होगा। अब आगे जो फैसला होगा उससे भी पता चलेगा कि क्या आगे पीडीएम का, खासकर नून लीग के मजीद आगे क्या स्ट्रैटेजी। प्रोग्राम रियासत और अवाम में ही हमने आपके साथ एक न्यूज़ शेयर की थी। अदील ने बेसिकली एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी। उसने कहा था कि 12 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को बेसिकली हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया था, और कहा गया था कि एक नया तीसरा नैब का ऑर्डिनेंस आ रहा है। अदील, मुझे ये बताएं कि जो तीसरा एकदम से नया ऑर्डिनेंस आ रहा है, क्या इससे तमाम जो पहले इख्तियारात नैब से वापस लिए गए थे वो वापस तमाम के तमाम इख्तियारात नैब को वापस मिल जाएंगे? देखें, ये तीसरा जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है ना, एक तो हुकूमत पर तनकीद भी ये हो रही थी कि आपने ऑर्डिनेंस जारी करना था चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से, और उसमें आपने इतनी सारी चीज़ें शामिल कर दी और नैब को टुथलेस कर दिया, नैब के पास इख्तियार ही कोई नहीं बचा। और इसमें जो सबसे अहम बात, जब ये हम हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करते थे, जब हम ये ख़ास तौर पे जो कराची में अवाम के साथ ये बिल्डर्स धोखा कर रहे होते थे, तो हम ये बार बार ये बात करते थे। इस पर हमने 12 अक्टूबर को भी बात की, और ये जो गुज़श्ता प्रोग्राम था जुमेरात का, उसमें भी हमने बात की कि ये हुकूमत को वापस लेना पड़ेगा, चाहे कौमी असम्बली में जब ये पेश होगा ऑर्डिनेंस उस वक़्त, या एक और ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि ये जब ये ऑर्डिनेंस आ रहा था, तो जो लीगल माइंड्स थे हुकूमत के, उनमें से कुछ ने प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा, जी देखें नैब के पास तो इतने इख्तियारात हैं, काम ही नहीं हो पाता, जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम नहीं करती। कहना चाह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब को मिसगाइड किया गया। अच्छा, अब जाहिर है उनकी इंटेंशन तो नहीं जानी जा सकती, जिन लोगों ने मशवरे दिए, लेकिन मैंने ये आप ही के प्रोग्राम में बताया था कि कम से कम लॉ मिनिस्ट्री इस मामले में सेक्शन 4 के हवाले से लूप में नहीं थी। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम साहब ने कम से कम ये मशवरा नहीं दिया था कि ये जो इख्तियारात के हवाले से, नैब से इख्तियारात वापस लेने के हवाले से ये सेक्शन 4 में तरमीम कर दी जाए। अब ये सेक्शन 4 में ऐसी तरमीम कर दी गई। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि जी ब्यूरोक्रेसी जो है, जिस तरह IPPs के मामले में हमने कहा, जी उन्होंने कहा जी पहले नैब से तौसीक करवाएं फिर हम रकम रिलीज करेंगे, लेकिन इससे पहले भी तो काम चल रहे थे। नैब तो 99 के ऑर्डिनेंस के बाद से चल रहा है, ये अब से ही इन्होंने क्यों बहाने तलाश करने शुरू कर दिए? अच्छा, फिर नैब का ऑर्डिनेंस आ गया, काम तो उसके बाद भी कोई नहीं हो रहे थे, बहाने तो उसके बाद भी चलते आ रहे थे। वो IPPs की रकम क्यों रिलीज नहीं हो पा रही थी मंजूरी के बावजूद?
तो इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब को भी फिर रियलाइज हो गया, उनके कुछ लीगल जो उनके जो माइंड्स हैं, उन्होंने एडवाइजर्स हैं, उन्होंने ये बताया भी कि ये गलती हो गई है, ये बहुत ज्यादा नैब के इख्तियारात पे कट लगा दिया है। अब आप देखें कि जो सबसे ज्यादा बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान, समंदर पर पाकिस्तानियों की एक्सप्लॉयटेशन के हवाले से बात होती है, वो जब आते हैं यहाँ पर प्लॉट्स लेते हैं, घर लेते हैं, फ्रॉड हो जाते हैं, तो फिर तो पूछने वाला ही कोई नहीं। एक नैब का इदारा था जिसने सबसे ज्यादा रिकवरीज ही, नैब ने जितनी रिकवरियां की हैं, ये जो 800 अरब रुपए की रिकवरियां की हैं, उसमें ज्यादा जो पोर्शन है वो तो लिए ही हाउसिंग सोसाइटियों से इन्होंने वापस है। तो आपने जो चीटिंग थी और ये जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था, ये उनके दायरे कार से निकाल दिया। इख्तियारात तो वापस हो जाएंगे, लेकिन चेयरमैन नैब का मामला कहां तक जाएगा फिर? अच्छा, चेयरमैन नैब वाला जो मामला है, चेयरमैन नैब की से मुतालिक जो पहले ऑर्डिनेंस आया था, इससे पहले वाला ऑर्डिनेंस आया था और उसमें कहा था कि नए चेयरमैन की तकर्री तक यही कंटिन्यू करेंगे और उसमें इनकी एलिजिबिलिटी वो बरकरार रही, यानी तमाम पिछले एलिजिबल हो गए। तो यानी एक ये एस्टैब्लिश हुकूमत ने कर दिया कि पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, चेयरमैन नैब यही कंटिन्यू करेंगे। अब इस बात का ये इम्कान हो सकता है कि ज़ाहिर लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ अगर मुशावरत हो जाती है तो इन्हें मजीद 4 साल के लिए कर दिया जाए, लेकिन अगर उस पर अगले 2 साल भी बात नहीं होती तो फिर यही कंटिन्यू करेंगे। तो यानी एक्सटेंशन तो ही नहीं किया, लेकिन इनको हटाने का तरीकाकार जो है वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पावर चली गई है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पावर जाने का मतलब जो है वो ये है कि अब वो जो तलवार है नैब के ऊपर एक चेक एंड बैलेंस की, वो हुकूमत की जानिब से होगी। ये बड़ी अहम तरमीम इसमें हुई है। लेकिन ये तो फिर ऑपोजिशन बात करेगी कि तो फिर हुकूमत के पास मामला चलेगा, जिसकी हुकूमत होगी वो नैब को ड्राइव करेगी। अच्छा, अपोजिशन, हाँ, इसमें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि देखें जब सुप्रीम जो, अच्छा, उसमें ये शिक घर से डाली गई है कि हटाने का क्राइटेरिया वही होगा जो जज साहब को हटाने का होता है, यानी वो तमाम वो जो किसी जज को हटाने के लिए चीजें होती हैं, लेकिन हटाएंगे सदर मुमलिकत। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इससे हुकूमत के पास जाएगी। लेकिन इसमें मैं मुख्तसरन सा ये बता दूं कि इसमें जो मुदारबा के केसेस हैं वो भी वापस नैब के हवाले आ जाएंगे। फ्रॉड, धोखाधड़ी के केसेस हैं, नैब के हवाले वापस हो जाएंगे। इसमें जो जाली अकाउंट्स वाला, जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला है, इस वक्त तो FATF जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले को देख रही है, उसमें नैब एक ऐसा इदारा है जो इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा था इसके तदारुक के हवाले से, और उससे ये इख्तियार वापस ले लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस जो हैं वो इसके डोमेन में आ गए। फिर ये जो तमाम चीजें हैं, और इसमें यह भी कह दिया गया कि ऑर्डिनेंस का इतलाक जो है 6 अक्टूबर से होगा, यानी वो तमाम लोग जो इससे रिलीफ लेने की कोशिश कर रहे थे और जो अदालतों में दरख्वास्तें दायर कर चुके थे, और ये तमाम बड़े बड़े सियासी जिन रहनुमाओं के केसेस थे, तो उनके लिए ये कम से कम बुरी खबर है। सिद्दीक, आपकी तरफ आऊंगी, यहीं से कॉन्वर्सेशन को आगे मूव करूंगी। क्या ये आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, तमाम जो अपोजिशन के बेसिकली केसेस हैं, क्या उनको जो रिलीफ मिलने की एक उम्मीद पैदा हुई थी वो खत्म हो चुकी है? और आप क्या समझते हैं जो बार बार नैब ऑर्डिनेंस के अंदर एक तरमीम लाई जा रही है, ये कितनी जरूरी है और क्या वाकई में ये वैलिड है? मारिया, उनकी उम्मीद खत्म हुई है, ये नहीं हुई, लेकिन मेरी इस हुकूमत से एहतसाब के हवाले से उम्मीद जो है वो आज खत्म हो गई है। इस हुकूमत ने एहतसाब के निज़ाम का जितना तमाशा बना रखा है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले एहतसाब का भी किसी ने तमाशा इतना बनाया होगा। ये मैं पहली मरतबा कह रहा हूँ। इससे पहले मैं कहता था कि नहीं ये करना चाहते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये नहीं करना चाहते। उसकी वजह यह है कि एक अजीब सा तमाशा लगा हुआ है इनकी अंदरूनी लड़ाई की वजह से, कि एक ऑर्डिनेंस आता है, एक वजीर जाता है प्राइम मिनिस्टर को कहता है सर ये तो आपसे गलत करा दिया इन्होंने। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अच्छा गलत हो गया, ओहो चले आप बताएं कैसे करना है, चलें जी ये चेंज कर दें। वो चेंज होती है, तीसरा जाता है, वो कहते हैं सर ये आपने क्या कर दिया है, मरवा दिया इन्होंने आपको। अच्छा, आप क्या कहते हैं, ये अच्छा नहीं ये कर दें। अच्छा, फिर कुछ दिन बाद मीडिया पे प्रोग्राम होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के पास कुछ और वजीर जाते हैं, सर ये आपने क्या किया, इन सारों ने तो मरवा दिया आपको, ये तो यही हो गया, मीडिया तो ये बता रहे। अच्छा, अब क्या करना है, ये करना है। यार आप कोई एक बार बैठ के सबको बिठा के कोई आप फैसला कर लें, आपने एहतसाब करना है या नहीं करना, वरना नहीं करना तो मैं तो पहले कह चुका हूं कि आप इस नैब के इदारे को बंद करें। ये नैब की इतनी महंगी बिल्डिंग खड़ी हुई है, इसको गिरवी रखवा के कोई स्कूक बॉन्ड, कोई इस तरह के बॉन्ड्स लें, कोई कर्जा लें, या आप इसकी इमारत में कोई जो है पनाहगाह बना दें, या आप इस इमारत को किराए पे दे के इसका किराया एहसास प्रोग्राम में जमा कराएं और लोगों की मदद करें। आप नैब को देखें, आपने किया क्या, आपने एक तरमीम की, आपने एक ऑर्डिनेंस जारी किया, उसके बाद एहतसाब का अमल रुक गया पूरे पाकिस्तान में। हर एहतसाब अदालत में रुक गया, हर अदालत में केस जो है वो। अब मुझे बताएं, जो पहला ऑर्डिनेंस उन्होंने जारी किया था और आज तक जो हर समाज के ऊपर तारीख पे तारीख हुई है, जो करोड़ों रुपए जो है
वो अवाम के टैक्स के पैसों से जाए हुए हैं। जो सिद्दीक, एहतसाब आप में क्या इतना टाइम जाए हुआ है, वजह कौन जिम्मेदार है समझते उसका? हैं? ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से या वजह कुछ और है? देखिए, मसला ये है इनकी अंदरूनी लड़ाइयाँ, हर मामले में इनकी अंदरूनी लड़ाइयाँ। मीडिया का मामला है, चांद वजीर कहेंगे पीएमडीए ले आए, प्राइम मिनिस्टर साहब आपने बिल्कुल पीछे नहीं हटना, बाकी जाते हैं कहते हैं वो तो आपको मरवा दिया सर इन्होंने, ये आप ला रहे हैं, अब तो इंतखाबात होने वाले हैं, हम तो तबाह और बर्बाद हो जाएंगे। हर मामले में अभी ये टीएलपी की हमने बात शुरू की थी, टीएलपी में भी यही हुआ। बाद उजरा ने कहा सर जी सफा हस्ती से मिटा दें टीएलपी को, और आपको अंदाजा ही नहीं है आप कितने जो है वो अवाम में पॉपुलर हैं कि आपसे बड़ा आज के रसूल कोई नहीं है। अवाम के अंदर ये परसेप्शन है। सर आप बस इनको एक बार आप भून दें, गोलियों से खत्म कर दें इनको। बाकी जब आए उन्होंने कहा सर आपने क्या किया, आपको अंदाजा ही नहीं आप क्या कर रहे हैं, और उसके बाद जब इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट से प्राइम मिनिस्टर के सामने, तो सूरत हाल कुछ और निकली। तो इसलिए एक बार सबको बिठा के बात कर लिया करें, बजाय इसके कि चांदे की बात सुन के कुछ कर दें, फिर उनकी बात किसी और की सुन के कुछ और कर दें, तो एक अजीब तमाशा बना दिए हुकूमत ने। हुकूमत आपने करना है या नहीं करना, एक बार फैसला करना है। खत्म हो चुकी है।